22-year-old boy cracks UPSC exam and gets an all India rank of 146. मेरे साथ हैं सलेड गांव के रहने वाले सुचित्र शर्मा, जिनकी स्टोरी यानी कि उन्होंने कैसे शुरुआत की वो सारी चीज़ें तो आप तक पहुंच ही चुकी होंगी और स्ट्रेट लाइन के माध्यम से भी अन्य कई सारी स्टोरीज इनको लेकर आप तक जल्द पहुंचेंगी। लेकिन इस लाइव का मकसद ये है कि वो सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो जानना चाहते हैं कि हम कैसे यूपीएससी क्रैक करें, प्रीलिम्स रह जाता है, मेंस रह जाता है, इंटरव्यू में बात नहीं बन पाती, तो वो क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना ज़रूरी है और कौन कौन सी किताबें हम भी पढ़ें ताकि हम भी यूपीएससी क्लियर कर पाएँ। तो सबसे पहले सुचित्र, कंग्रेचुलेशंस। आई एम श्योर यू बीन गेटिंग दीज बेस्ट विशेज फ्रॉम एवरी वन, बट ऑब्वियसली बात है, जम्मू का लड़का 22 ईयर ओल्ड एंड यू क्रैक यूपीएससी, तो मन ऐसा करता है कि आपको जितने कॉन्ग्रेचुलेट किया जाए उतना कम है। थैंक यू मैम फॉर योर बेस्ट विशेज़ एंड कंग्रेचुलेशंस। और मैम स्माइल कर करके मेरा मुंह थक गया है क्योंकि सबको स्माइल देनी पड़ रही है, तो काफ़ी खुशी हुई मुझे और मैं दिल से खुश हूँ कि आप आए और इस चीज़ को मेरे से पूछना चाह रहे हो कि ट्रिक्स एंड टिप्स एंड द बुक्स विच वी हैव टू स्टडी सो दैट द फेलो एस्पिरेंट्स कैन इजीली क्लियर द एग्जाम। तो मैम यू कैन नाउ आस्क मी एनीथिंग। वी कैन स्टार्ट विद योर प्लानिंग की इज़ इट गुड कि आप स्टार्टिंग में ही 10th या 12th जब आप क्लियर कर रहे हैं उसी टाइम पे आपका फोकस है कि मैंने आईएएस ही करना है, तो आप उसी हिसाब से अपना पूरा जो है स्केड्यूल प्लान कर सकते हैं कि मेरे पास अगर 12th के बाद मेरे पास इतना समय है जब तक मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट की एज हो जाएगी तो मैं इस साल में ये करूँगा, इस साल में वो करूँगा, या फिर इवन इफ़ यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट एट अ लेटर स्टेज यानी कि ग्रेजुएशन के बाद अगर आप सोचना शुरू करते हैं तब भी आपके चांसेस जो हैं क्लियर करने के और तब भी आपका वो फोकस बनाना पॉसिबल हो सकता है। जी मैम, मैं ये बोलूँगा कि कोई भी एज स्टार्ट करने की कभी लेट नहीं है और कभी जल्दी नहीं है। जब आप स्टार्ट कर लें समझें कि आपको बस थोड़ा ही टाइम बचा है, आपको अपने गोल की तरफ जाना है। जो लेट स्टार्ट करते हैं ग्रेजुएशन के बाद उनके लिए भी ठीक है, बस अपना फोकस बनाए रखें। जो पहले स्टार्ट कर रहे हैं, हाँ, उनको ये एडवांटेज रहती है कि उनके पास टाइम काफ़ी रहता है। तो किस टाइम पे हमें स्टार्ट करना चाहिए, जो बेस्ट टाइम रहता है मैं तो ये बोलूँगा मैम कि 11th और 12th में यू एक्चुअली हैव टू थिंक अबाउट योर गोल, you have to set it and you have to lock it and then enjoy your boards, enjoy class 11th, enjoy class 12th, build your base and just focus upon what you have to be in the graduation, what you have to and what is your goal and for which you have to do hard work. तो आप 11th 12th में गोल सेट कीजिए और थोड़ा इन्जॉय कीजिए, बोर्ड्स पे फोकस कीजिए और स्कूल लाइफ को भी इन्जॉय कीजिए। तो सेम मेरा डिसीजन जो था वो 12th के बिल्कुल बिगिनिंग में आ चुका था और मैंने बस ये किया कि मैं बोर्ड पे फोकस करूँगा और फिर मैं जो था अपनी सिविल सर्विसेज की कोचिंग को जारी करूँगा आगे, जो भी खुद पढ़ाई करूँगा। और एक मिथ ये है कि कुछ बोलते हैं कि कोचिंग लेनी चाहिए, कुछ बोलते हैं नहीं लेनी चाहिए, कुछ बोलते हैं दिल्ली जाके ही पॉसिबल है एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टडी इफ़ यू आर स्टेइंग इन अ विलेज एंड और इफ़ यू आर स्टेइंग इन जम्मू इवन इन द मेन सिटी। तो सर मैम बस यही कहूँगा कि हर जगह से पॉसिबल है, हर समय पॉसिबल है और हर कोई कर सकता है। अपने आप पे फेथ बनाना, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना, ये चीज़ें काफ़ी ज़रूरी हैं और जितनी जल्दी हो सके कॉलेज में आते ही आप स्टार्ट कीजिए। आपको कोचिंग नहीं चाहिए, बहुत अच्छी बात है, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, वेरियस चैनल्स आर अवेलेबल। आर देयर एनी स्पेसिफिक यूट्यूब चैनल्स दैट यू वुड रिकमेंड कि जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, जो आप ये रेगुलरली आपने टाइम स्लॉट बना के रखा हुआ था कि ये तो मुझे देखना ही देखना है, इतने घंटे के लिए देखना है क्योंकि इसमें एनालिसिस बहुत अच्छा होता है? हाँ मैम, कुछ चैनल्स रहते हैं जो जिनको आप डायरेक्ट भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। मैं कोई यूट्यूब चैनल मैम स्पेसिफिकली फॉलो नहीं करता था, मगर कोई भी कॉन्सेप्ट अगर समझ ना आए तो उसको टाइप करके यूपीएससी आगे लिख के कि फॉर एग्जांपल मैम द रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड यूपीएससी यूट्यूब पे सर्च किया और जो यूपीएससी के रिलेटेड चीज़ें थी वो वहाँ पे मैम सामने आ जाती थी और आप कोई भी वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। और मैम अगर बाकी बात की जाए तो कोचिंग लेने की या ना लेने की, वो मैम एक फेलो एस्पिरेंट के ऊपर है। मेरा मैम ये था कि जब कोई टीचर पढ़ा देता है आपको और कोई चीज़ को कवर कर देता है तो मुझे ये कॉन्फिडेंस हो जाता था कि मैं पढ़ सकता हूँ अब इस चीज़ को खुद। तो मैम इसलिए मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली और मैम जब कोचिंग ज्वाइन की तब भी ये था कि 3 साल कोचिंग लेके मैं दिल्ली जाऊँगा और वहाँ जाके कोचिंग करूँगा। मगर मैम जैसे जैसे मैं अपनी जर्नी में आगे बढ़ता गया तो ये रियलाइज़ हुआ कि जो जम्मू के टीचर्स हैं दे आर एक्चुअली स्टडिंग एंड मेकिंग अस प्रिपेयरिंग फॉर अ वेरी बेस्ट थिंग एंड वो बहुत अच्छे तरीके से दे आर पुटिंग इन द बेस्ट ऑफ देयर एफर्ट्स। जिस इंस्टीट्यूशन से मैं आया मैं उसकी
एडवर्टीजमेंट तो नहीं कर रहा, मगर मैं उसको श्रेय देना चाहता हूँ, क्योंकि जो टीचर्स थे वहाँ पे काफ़ी फ्लेक्सिबल लर्निंग है उस इंस्टीट्यूशन में। आपको जितने आपका कोई बैच की लिमिट नहीं है, जैसे मैम बाकी इंस्टीट्यूशंस में अगर देखा जाए तो 1 साल का बैच है, उसके बाद देन यू हैव टू मूव आउट। एसआर कॉलेज में कुछ ऐसा नहीं था। whenever your subject gets completed, then you can shift to the another subject, whether or if you have completed 1 year or not. मेरे कितने मैम दोस्त हैं जो 3-3 साल से कोचिंग ले रहे हैं, और कभी भी सर मैम इंस्टीट्यूशन वालों ने ये बात नहीं की कि चलो आप बाहर जाइए। तो एक माहौल बनाना, एक टीचर्स होना, उस चीज़ को अच्छा पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो कोचिंग आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते। कोई भी चीज़ अगर आपको पढ़नी है तो आप डायरेक्ट यूपीएससी टाइप कीजिए। विदाउट कोचिंग बहुत चीज़ें पॉसिबल हैं और आप कर सकते हैं। और अगर आप कोचिंग लेना चाहते हैं तो आपको डायरेक्शन मिल जाती है, आप प्रॉपरली उस चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं, और जो चीज़ आपने 10 दिन के बाद सीखनी है वो आप उसी दिन हासिल कर सकते हैं। प्रीलिम्स से अब शुरू करेंगे कि द फर्स्ट टाइम दैट यू आर अपेयरिंग इन प्रीलिम्स, उस टाइम पे बहुत सारे बच्चे हैं बहुत नर्वस हो जाते हैं कि वैसे तो कई होता है कि यार फर्स्ट अटेम्प्ट है, इसे ट्राई समझ लेते हैं, हुआ हुआ नहीं तो एक्सपीरियंस हो जाएगा कि अच्छा प्रीलिम होता कैसे है, क्या क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके का टाइम होता है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कौन से क्वेश्चंस छोड़ने हैं। तो प्रीलिम्स की तैयारी करते हुए कौन कौन सी किताबें पढ़ी थी, नोट टेकिंग में क्या क्या चीज़ें माइंड में रखी थी, और जब प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रही थे क्या कोई स्पेसिफिक टिप्स माइंड में थी कि ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस छोड़ने हैं, इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, और कोई नंबर्स मार्क्स में माइंड में रखने हैं कि ऐसा ना हो कि मैं सारे अटेम्प्ट कर दूं, उसके बाद जब नेगेटिव मार्किंग हो तो भाई लिस्ट से नाम ही बाहर हो? जी मैम, कुछ ना कुछ हमें स्ट्रैटेजी जो है अपनी फॉलो करनी पड़ती है। और जो प्रीलिम्स है हमारा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है और हमें उस पर प्रॉपरली फोकस करना पड़ता है। तो मैम जो प्रीलिम्स था उसके लिए यही स्ट्रैटेजी थी। जो बेसिक बुक्स थी, पॉलिटी के लिए हमें लक्ष्मीकांत पढ़नी है। इकोनॉमी के लिए मैम जो मेरे इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे गौतम मीना नाम के सर हैं, वो पढ़ाते थे, काफ़ी अच्छा पढ़ाया। बेसिक सारे उन्होंने कवर कराए, और मोस्टली स्टैटिक पोर्शन अगर आपको थोड़ा सा भी आता है तो आप हट के करंट अफेयर से अगर आप कुछ पढ़ते हैं तो वो सफाइज है, आप इकोनॉमी उसको कवर कर सकते हैं। और मैम अगर बात की जाए और सोर्सेज की, तो अगर श्री राम आईएएस के नोट्स मिलते हैं मार्केट में, आप इकोनॉमी में उसको रेफ़र कर सकते हैं। मैम अगर बात की जाए ज्योग्राफी की, तो एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल ज्योग्राफी में प्ले करती हैं। आपको चारों एनसीईआरटीज अच्छे से पढ़नी है। यूपीएससी थोड़ा सा अपना जो मोमेंटम है वो शिफ्ट कर रहा है इंडस्ट्रीज़ वाली साइड, मिनरल्स वाली साइड। तो 12th की एनसीईआरटीज जिसमें ह्यूमन ज्योग्राफी है वो भी अच्छे से पढ़िए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ मैम कि मैंने उनको थोड़ा सा लापरवाही से पढ़ा था, क्योंकि मेरा जियोलॉजी सब्जेक्ट था, तो वो मुझे पेपर में बचा गया और मुझे इतनी वो कुछ नुकसान नहीं हुआ। तो ज्योग्राफी का मैम ये है, एटलस को रखिए अपने पास। जैसे जैसे आप एनसीईआरटीज पढ़ रहे हैं और वैसे वैसे आप मैप वर्क साथ साथ में कीजिए। मैप वर्क यूपीएससी में अभी ज्योग्राफी के लिए अनकन्वेंशनल चीज़ें हो रही हैं। मैप वर्क से ज़्यादा पूछा जाएगा, आपको लोकेशन ज़्यादा पूछी जाएंगी। करंट में जो लोकेशन है उनको मैप पे लोकेट कीजिए, उनको एटलस रखिए। 4 एनसीईआरटीज आप जीसी लियोंग पढ़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, अच्छी बुक है, उसको पढ़िए। क्लाइमेट रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो जीसी लियोंग में बेस्ट दिए हैं, और क्लाइमेट की बेस्ट एक्सप्लेनेशन है हमारे पास जीसी लियोंग में, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। बेस्ट बुक है, ज़रूर पढ़िएगा, और साथ में एटलस ज़रूर रखिए। एटलस एक बेस्ट सोर्स है जो आपका प्रीलिम ज्योग्राफी के लिए पास करवा देगा। और मैम हिस्ट्री की बात की जाए, हिस्ट्री मैम हमें इंस्टीट्यूशन में कश्यप सर पढ़ाते थे। मैम वो जो एंशियंट और मेडिवियल थी, तो वो मैम एक्चुअली मैंने उन्हीं के नोट से पढ़ी। मॉडर्न के लिए मैंने मैम स्पेक्ट्रम को अच्छे से फॉलो किया, स्पेक्ट्रम को पढ़ा। आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया बेस्ट है, आप उसको पढ़िए। कुछ टॉपिक्स छोड़िए, कुछ टॉपिक्स पढ़िए। जब आप 2-3 बार किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो आपको खुद पता चल ये जो कुछ चीज़ें छोड़ी और कुछ चीज़ें पढ़िए वाला है ना, इसमें बड़े सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और बहुत सारे लोगों की तबीयत ये होती है कि जो टॉपिक छोड़े थे वही आ गए, जो पढ़े थे वो आए ही नहीं। तो उसमें किस तरीके से बैलेंस किया जाए कि इतना पढ़ा जाए कि जो हेल्प भी कर जाए, और वो टॉपिक्स ना छोड़ दिए जाएं जो खुद लग रहा है टफ है लेकिन है इम्पोर्टेंट। जी मैम, जब आप किसी चीज़ प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, करंट अफेयर से डील करते हैं, आगे पीछे से हर चीज़ पढ़ते हैं, पेपर के पैटर्न को स्टडी करते हैं, तो एक चीज़ आपके दिमाग में हमेशा ये रहती है कि हाँ ये चीज़ है, आपकी इंट्यूशन से आवाज़ आती है। और नॉर्मली सबको पता है कि ये चीज़ हमें प्री में नहीं आएगी, ये मेंस में आएगी। फॉर एग्जांपल मैम, पॉलिटी का लास्ट चैप्टर है नेशनल कमेटी टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्री के लिए अगर बोला जाए तो वो मायने नहीं रखता, मगर मेंस के लिए बोला जाए तो उसकी रिकमेंडेशंस हम उसको
मेंस के आंसर्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो मैम ये तरीका है, जब एस्पिरेंट कुछ महीने दे देता है तो उसको ऑटोमेटिकली वो डिफरेंशिएट कर सकता है कि ये मैं पढ़ सकता हूँ, ये मैं नहीं पढ़ सकता। अटेम्प्टिंग की क्या स्ट्रैटेजी है? अब आप बैठ गए हैं प्रीलिम का पेपर देने के लिए, पेपर सामने है, आप पहले पन्ने पलटते हैं, सारे क्वेश्चंस देखते हैं, या आप बस पहले क्वेश्चन से शुरू हो जाते हैं कि भाई करते चलो? मैम बस मैं थोड़ा सा बीच में इन्वायरमेंट का सोर्स बता दूंगा। इन्वायरमेंट मैंने शंकर आईएएस से पढ़ी थी। बायो वालों के लिए वो काफ़ी इजी रहेगा, आपको सेलेक्टिव रीडिंग कीजिए। और नॉन बायो वाले भी वो जो गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ हैं, उसके एक्ट्स हैं, कुछ लॉज और रेगुलेशंस हैं, उन पे ज़्यादा फोकस कीजिए। हाँ, और भी जो बर्निंग टॉपिक्स हैं उन पे ध्यान दीजिए। साइंस एंड टेक के लिए मोस्टली करंट अफेयर ही रहता है, और सिर्फ करंट अफेयर पे रिलाई कीजिए। करंट अफेयर कोई भी आप रीड करेंगे तो उसकी बेसिक नॉलेज उसमें ज़रूर दी होगी, और अगर नहीं भी दी होगी आप इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं, मगर 99.9% साइंस एंड टेक के लिए करंट अफेयर विल सफाइज। तो मैम ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, हिस्ट्री ये सब हो गए, इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक ये सब इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स थे। और अगर मेरी बात की जाए मैम, जो मेरी स्ट्रैटेजी थी करंट अफेयर्स के लिए, मैं डेली मैम इनसाइट्स को फॉलो करता था। इनसाइट्स के 4 चीज़ों को फॉलो करता था। पहली चीज़ करंट अफेयर्स जो डेली होते थे, और उसके बाद करंट अफेयर क्विज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, जो आपके करंट अफेयर्स को आसानी से शेप करने में हेल्प करती है। करंट अफेयर क्विज़ के बाद एक मैम आरटीएम आता है, रिवीजन थ्रू एमसीक्यूज, उसको कीजिए, करंट अफेयर आपके थोड़े और शार्प हो जाएंगे। और एक फाइनल आती है स्टैटिक क्विज़, जो आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होगी, स्टैटिक क्वेश्चन को करने में हेल्प करेगी। इन चीज़ों को बार बार कीजिए, इन 20 क्वेश्चंस को रेगुलरली फॉलो कीजिए। और अगर आप ये रेगुलरली इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, आपके माइंड में एनालिटिकल पावर आपकी बढ़ जाएगी। सेकंड चीज़ मैम, आपको पता चलेगा कि आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं पेपर में, उसके बाद आपको कैसे उनको अटेम्प्ट करना है। जो एलिमिनेशन मेथड है मैम, उससे काफ़ी क्वेश्चन निकल जाते हैं, मगर अगर आप एलिमिनेशन मेथड के लिए जाएंगे या फिर डायरेक्ट पढ़कर जाएंगे तो पेपर पास करना कुछ मुश्किल हो जाता है। कुछ एलिमेंट इंट्यूशन का भी रहता है जो फर्स्ट अटेम्प्ट देंगे, जैसे मैम मैंने दिया। सेकंड अटेम्प्ट वालों के लिए मैं कुछ कहूँगा नहीं, मगर ये ज़रूर कहूँगा कि इंट्यूशन का बड़ा ज़्यादा रोल रहता है। और जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे प्रीलिम्स के लिए, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट रहेगा। मैंने प्रीलिम के लिए मैम अराउंड 100 टेस्ट किए थे, इनसाइट्स, फोरम और विजन आईएएस के। मुझे 100 टेस्ट करने का टाइम इसलिए मिला क्योंकि कोविड था। अगर कोविड नहीं होता तो मैं इस टारगेट को कंप्लीट नहीं कर पाता। तो बस ये मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं बोस्ट नहीं कर रहा, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। मार्च अप्रैल तक मेरी जो तैयारी थी वो हार्डली 25 या 30 टेस्ट तक की थी। उनको मैं बार बार रिवाइज कर रहा था। जैसे ही कोविड का हुआ, एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं कुछ ऐड ऑन कर सकता हूँ और मैं पढ़ सकता हूँ, और इसलिए मैंने उन टेस्ट को अच्छे से पढ़ा ताकि मैं जो अपने कॉन्सेप्ट्स हैं उनको शार्प कर सकूँ। क्योंकि मैम मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, और मैम फर्स्ट अटैम्प्ट में काफ़ी दिक्कत रहती है कि इंसान को करने में, उसको इतना पता नहीं रहता कि किस तरीके से क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। आपका माइंडसेट क्या था जिस टाइम आप फर्स्ट टाइम अब अटेम्प्ट दे रहे हैं? क्या माइंडसेट में था ही यही कि अब मैं बैठा हूँ एग्जाम देने तो मैं क्लियर करके ही रहूंगा, या माइंडसेट ये था कि अभी मैं बैठा हूँ, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, आई विल डू माय बेस्ट, लेट्स सी व्हाट हैपेंस? हाँ मैम, जो आपने लाइन बोली आई विल डू माई बेस्ट, ये लाइन तो मैम हमेशा मेरे दिल में थी कि मुझे अपना बेस्ट देना है। जिस दिन मैं अपना बेस्ट दूंगा तो आउटपुट भी बेस्ट ही आएगा, जो मैं डिज़र्व करता हूँ। और मैम ये कभी ये नहीं सोचा कि मेरा हो जाएगा। हाँ, हमेशा ये सोचा कि मैं कर सकता हूँ और करूँगा अगर मैं पढ़ूँ तो। कभी माइंड में ये नहीं आया कि मैं कर लूँगा प्रीलिम्स, क्योंकि मैम काफ़ी अनप्रडिक्टेबल रहता है, काफ़ी मुश्किल पेपर रहता है। इतना भी मुश्किल नहीं अगर आप अच्छे से तैयारी करके गए हैं। तो मैम प्रीलिम्स जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था तो मैं गाड़ी में था। मैं पंजाबी गाने काफ़ी सुनता रहता हूँ, तो मैम वो गाना था गेम सिद्धू मूसेवाले का। उसकी जो टीज़र था मैम, उसमें काफ़ी अच्छी लाइन थी कि हम गाँव से हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो उससे काफ़ी मोटिवेशन थी। तो वो मैम वो सॉन्ग सुना, थोड़ा अंदर गया, माहौल को फील किया। मैं छोटा आपके साथ वैसा नहीं होता जैसे बहुत सारे लोगों के साथ होता है, एग्जाम देने बैठे हैं तो आंसर की जगह माइंड में गाने ही चल रहे हैं, फिर कि फिर लोग कहते हैं कि गाना सुन के नहीं गए होते तो बेटर होता? नहीं मैम, वो अपना अपना है। तो मैम मुझे बस ये था कि सॉन्ग्स पंजाबी काफ़ी सुनता था, और जब इंस्पायर मोटिवेट करते हैं, कुछ लाइंस ऐसी होती हैं जो आपके दिल को छू जाती हैं, तो मैम बस मैं उसी पे फोकस रखता था। तो मैं जैसे ही मैं एंटर किया मैम, मैंने कॉलेज में लोगों को मैंने देखा, एस्पिरेंट्स को देखा, सारे पेपर देने जा रहे हैं। तो ये सोचा कि मेरे में क्या स्पेशल है, क्या क्यों मेरा ही होगा, क्यों हो सकता है मेरा। फिर मैम कुछ ये आता है कि एज में छोटा हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो होगा भी मेरा ये। तो मैम जब पेपर के लिए बैठते हैं तो अंदर बैठा, एग्ज़ाम के लिए बैठा, नर्वसनेस तो मैम हर एस्पिरेंट को रहती है। बस मैम वो 3 इडियट्स की एक चीज़ याद आती है, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल एंड ऑल इज़ वेल। तो मैम ये तीनों पड़ाव में मेरा साथ दिया इस चीज़ ने।
पेपर में बैठा अपने भगवान को याद किया, सबको याद किया, आंखें बंद की 2 मिनट के लिए। दिल धक धक कर रहा था, दिल धड़कन की आवाज़ कानों तक जा रही थी, तो उसको मन में मैंने बोला ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। दिल पे भी हाथ रखा और मैं पेपर में बैठ गया। प्रीलिम्स का पेपर आया, मेरा सेट सी था। मैं कुछ पेजेस देखता हूँ और मैम मेरी आंखें बाहर आ जाती हैं पेपर देख के। लिटरली मैं शॉक हो गया। ऐसा लगता है कि भाई ये तो पढ़ा नहीं था। मैंने बोला ये क्या हो गया मेरे साथ। मगर मैम कुछ चीज़ें थी जो फैमिली के साथ जो बातें हुई थी, छोटी सिस्टर के साथ बातें हुई थी, तो वो चीज़ मैम दिमाग में घूमी। इसको ये चीज़ मेरे दिमाग में काफ़ी रोटेट रही कि नहीं, उसने ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो मैंने बोला कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा, ये टफ़ है तो मैं कर लूँगा, टफ़ मेरे लिए है तो सबके लिए होगा। तो मैम जैसे जैसे फिर मैं आगे बढ़ता गया, पहले शूक करने के बाद मेरी फाउंडेशन हिल गई उस पेपर को देखने के बाद। और लिटरली जो एस्पिरेंट जाएगा उसके साथ होगा, सबके साथ हो सकता है, 70 to 80% के साथ ज़रूर होगा। तो बस आप डरिए नहीं, अपने दिल पे विश्वास रखिए, जो आपने मेहनत की है उसको, बैठिए पेपर में बैठिए और ये बोलिए ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। अपने माता पिता को याद कीजिए और आंखें बंद करके पेपर पे फोकस कीजिए और अपनी पूरी पेपर को, अपने पूरी एनर्जी को उस जगह कंसंट्रेट कीजिए। अपनी 4 साल की मेहनत, 3 की मेहनत, 2 साल की मेहनत, उसको जाया मत जाने दीजिए। आप कर सकते हैं। मेहनत भी मैं चाहूंगी कि मेरे साथी दिखा दें कि हम इन्हीं के कमरे में आज बैठे हैं, जिस कमरे में बैठ कर ये तैयारी किया करते थे, और एंटर करते ही ये जो किताबों का ढेर जो है वो नज़र आता है, उससे पता चल जाता है कि कितनी मेहनत की गई है। अब प्रीलिम्स के बाद आएंगे कि प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया, नाम आ गया, तो थोड़ा एक तो एक्साइटमेंट भी रहती है और दूसरा होता है कि भाई अब मेंस की प्रिपरेशन और दम लगा के करनी है। प्री तो हो गया क्लियर। मेंस की प्रिपरेशन आपने प्री का रिजल्ट आने से पहले ही शुरू कर दी थी, या रिजल्ट आने का इंतजार किया, वेट किया कि होता भी है नहीं होता है, उसके बाद शुरू करते हैं मेंस की प्रिपरेशन? मैम जैसे मैं प्री का पेपर देख के आया तो उसके बाद मैंने मार्क्स लगाए। मैं तो घर पे नहीं था, मेरी सिस्टर मार्क्स काउंट कर रही थी। तो मैं बाहर बाइक पे अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था, तो जैसे उसने बोला कि तेरे इतने नंबर बन गए, तो मैं लिटरली मैं चिल्लाया और मैं खुश हो गया कि मेरा पास हो गया पेपर। और मेरे आंखों में आंसू आ गए उस टाइम, क्योंकि मेरी लाइफ में शायद ही ये मेरे लिए पहली अचीवमेंट थी, बड़ी अचीवमेंट जो मैंने हासिल की, और मैंने इससे ज़्यादा कुछ देखा नहीं था। तो मैम इस खुशी को सेलिब्रेट किया, अपने दोस्तों से मिला कुछ दिन, 1-2 दिन का टाइम निकाल के। उससे पहले मैम रिजल्ट से पहले मैं पढ़ना स्टार्ट कर गया था, मैंने पढ़ रहा था, जो मेरी स्ट्रैटेजी थी वो कर रहा था। जो रिजल्ट तो मैम अभी 23rd को आया, तो जैसे ही प्रीलिम के बाद 4 तारीख को ही मैंने मैम आंसर की लगा ली, तो उसमें मार्क्स मेरे बन रहे थे अच्छे, कि मुझे ये श्योरिटी थी कि मेरा हो जाएगा। मैम एक इंसिडेंट हुआ, जैसे ही मैम मैं सी सेट के मार्क्स लगाए तो मैम मेरे 62 मार्क्स बने, जबकि 66 क्वालिफाइंग रहते हैं। सी सैट को सिर्फ आपने क्वालिफाई करना है। तो मैम मेरा दिल टूट गया वहाँ पे। मैंने सोचा यार वो निकल जाएगा, यहाँ से रह जाएगा, ये क्या हो गया मेरे साथ। तो फिर मैम कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें काफ़ी डाउट रहती है, तो मैंने अपने दोस्तों से डिस्कस किए जो इस एग्ज़ाम के प्रोसेस में थे, कुछ मैथ्स के क्वेश्चन, कुछ इंग्लिश के और कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन। तो मैम आज आके माइंड को ये तसल्ली दी कि मेरा हो जाएगा, 68-69 ये बन जाएंगे, मार्जिन पे ही पास होऊंगा मगर हो जाऊंगा। तो रिज़ल्ट आया, तो जब रिज़ल्ट आया तो काफ़ी खुश हो गया मैं कि सी सेट जो था मेरा थ्रू हो गया। तो उसके बाद मैंने साथ साथ में मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। उसकी प्रिपरेशन में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? अब आपको लैंग्वेज स्किल्स आपकी इंपॉर्टेंट है, आपकी एनालिटिकल स्किल्स इंपॉर्टेंट है, आप क्या रेफरेंसेस दे रहे हैं रियल लाइफ से वो इंपॉर्टेंट है। क्या सजेस्ट करेंगे जो लोग मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि नोट्स किस तरीके से लिया जाए, लिख लिख के कैसे प्रैक्टिस की जाए, टाइम किस चीज़ को, किस सब्जेक्ट को कितना दिया जाए? व्हाट वुड बी योर स्ट्रैटेजी? मैम मेरी स्ट्रैटेजी काफ़ी सिंपल रही। मेरी बुक्स पे स्ट्रैटेजी नहीं थी। बुक्स, क्योंकि मेंस के टाइम पे यू हैव हार्डली 90 to 100 days एंड यू कैनॉट अफोर्ड टू रीड ऑल द बुक्स, because you have to extract all the material and then you have to analyze and you have to channelize it in an answer. So मैम काफ़ी हेक्टिक प्रोसेस रहता है अगर आप बुक्स पढ़ रहे हैं। तो मेरा ये था कि मैंने मैम जो प्री की स्ट्रैटेजी थी, मैंने 3 इंस्टीट्यूशंस की टेस्ट सीरीज़ को उठाया, उनको सब्जेक्ट वाइज बांटा, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री में, और मैम उन्हीं के आंसर्स जो थे, मॉडल आंसर्स थे जो मेन के टेस्ट सीरीज़ के थे, उनको पढ़ना स्टार्ट किया। साथ साथ में मैम एसए की टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर ली, और मैम जीएस की भी टेस्ट सीरीज़ मैंने ज्वाइन कर ली। ऐसे के लिए मैम मैंने फोरम आईएएस की टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन किया, और मैम जो मेरे जीएस थे उसके लिए मैंने विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन किया। मैम साथ साथ में मैं पढ़ता था, उन्हीं आंसर्स को रिपीट करता था, उन्हीं आंसर्स को बार बार पढ़ता था, और उन आंसर्स को पढ़ने के बाद वही मैं पेपर में लिखता था। और इससे मैम ये था कि मुझे एक्स्ट्रा बुक्स में से जो एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस था वो करना ना पड़ा, और चीज़ें काफ़ी ईजी रही। ऑप्शनल के लिए मैम मेरा जोलॉजी ऑप्शनल था, और उसका मैम
जो zoology पढ़ने वाले एस्पिरेंट्स हैं मैं उनको यही बोलूँगा, अपने लास्ट 5 साल के पेपर्स को निकालिए, एक बार सिलेबस को पढ़िए, उस 5 साल के आंसर्स को एक कॉपी बनाइए, उस पर लिखिए और बार बार उसी को रिवाइज कीजिए, चाहे वो केएस हो चाहे यूपीएससी हो। आपको 90% जो क्वेश्चंस हैं आपको उन्हीं 5 साल के पेपर से आएंगे। कुछ हटके चीज़ें आएंगी, वो ट्रेंड के अनुसार आएंगी। इस बार मैम ऑप्शनल थोड़े से टफ था, कुछ 10-10 मार्क 10 मार्कर क्वेश्चन कुछ ऐसे थे जो काफ़ी टफ थे, तो वो हर पेपर में रहेंगे, वो हर हर एस्पिरेंट के लिए रहेंगे। तो अब बस आप ये ध्यान रखिए कि आपको ये पढ़ना है, इसको अच्छे से करना है और पेपर में आपको कभी घबराना नहीं है, चाहे आप मेंस कर रहे हैं चाहे आप जो कर रहे हैं। और मैम एक और चीज़, राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, अपने स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई कीजिए। मैं ग्रेजुएशन और बायो का स्टूडेंट था, बॉटनी जोलॉजी जियोलॉजी ऑप्शनल थे, तो पेपर ग्रेजुएशन के पेपर में काफ़ी लिखना पड़ता था। तो लिखने की वजह से मैंने ये माइंड में किया था कि मैं शीट्स को भरूंगा ग्रेजुएशन के एग्जाम्स में, जितनी शीट्स भर सकूं उतना भरूंगा। यूजुअली हमें 12 नंबर का क्वेश्चन आता था जिसमें मैं 4 शीटें भरता था, और मैम जो 4 नंबर का क्वेश्चन था उसके लिए मैं 1.5 से 2 शीट भरता था। पर्पज़ यही था कि यूपीएससी के लिए मेरी स्पीड बढ़ जाए, ना कि कॉलेज में मैं मार्क्स ले सकूं। तो मैंने इस चीज़ को अच्छे से इसको यूटिलाइज़ किया, मेरी स्पीड और राइटिंग मैम वहाँ से हो गई। बाकी मैम नॉलेज की बात, राइटिंग का भी क्या कोई रोल रहता है? बहुत सारे लोग हैं जो मतलब लिखते अच्छा है, कंटेंट अच्छा है, लेकिन राइटिंग अच्छी नहीं है, तो डज इट मैटर? मैम इट मैटर्स अप टू अ थ्रेशोल्ड लेवल। इफ़ योर राइटिंग इज़ लेजिबल, अगर वो पढ़ी जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, जैसे मर्जी लिखिए, बस वो पढ़ी जाए। जो एग्जामिनर है उसको पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। लैंग्वेज को लूसिड और सिंपल रखिए। कोई ज़रूरत नहीं है हैवी और हेक्टिक वर्ड यूज़ करने की, बहुत बड़े बड़े हैवी वर्ड यूज़ करने की, कि आपको यही करना है। बिल्कुल सिंपल वे में आपको आंसर्स लिखिए। ट्राई कीजिए कि पेपर आपका पूरा पूरा एक टाइम पे कंप्लीट हो जाए, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए। और मैम मेरा मेंस में ये था कि आपको एक शीट मिलती है और शीट के पीछे, आंसर शीट के पीछे आपका क्वेश्चन पेपर आता है। क्वेश्चन पेपर को यूजुअली सारे एस्पिरेंट्स पहले निकालते हैं, क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, उसके बाद आंसर शीट पे अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हैं। जो आंसर शीट रहती है मेंस की, उस पे क्वेश्चन लिखा रहता है, उसमें आपको नीचे आंसर की जगह दी रहती है। तो ये भी एक तरीका रहता है। मैं अपना टाइम बचाने के लिए ये करता था, मैं पेपर को उतारता नहीं था। बस मेरा यही रहता था कि बस मैंने क्वेश्चंस लिखने हैं, जो क्वेश्चन सामने आएगा उसको लिखूंगा, अगले पे जाऊंगा। कुछ ये सेलेक्टिव नहीं करता था कि पहले इसको करूंगा पहले उसको करूंगा, क्योंकि हार्डली 3 घंटे हैं आपके पास, और ये 3 घंटे में अगर आप 5 मिनट भी वेस्ट करते हैं तो ये 5 मिनट आपके 5 नंबर को खा सकते हैं। तो बेस्ट यही रहता है कि सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, इसी तरीके से चलिए। मैम ये मेरी स्ट्रैटेजी थी, किसी अलग एस्पिरेंट की अलग हो सकती है जो उसको बेनिफिट दी होगी, तो मैम मैं इसी तरीके से चलता था। मेंस में जब आप प्रिपेयर कर रहे थे ऑलरेडी, तो टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करते थे कि आपके पास समय बहुत कम है और उस समय में भी अगर आप 8 घंटा 10 घंटा भी दिन में पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने के भी तरीके अलग अलग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो उस 10 घंटे में जो है 2-3 घंटे जो है डिसाइड करने में ही लगा देते हैं कि भाई मैं आज पढ़ूंगा क्या। तो पढ़ने की और टाइम मैनेज करने की क्या स्ट्रैटेजी रहती? मैम जैसे कि मेरी स्ट्रैटेजी बिल्कुल सिंपल थी, मुझे क्लियर था माइंड में कि मैंने यही करना है। पहले ही एक हफ्ते का स्केड्यूल बना के रखा होता था कि इस हफ्ते में मैं ये कम से कम अचीव कर ही लूंगा, या पर डे आपका डिसाइड होता? मैम मैं वो इंसान हूँ, काफ़ी फ्लेक्सिबल रहता हूँ अपनी अप्रोच के साथ। टारगेट सेट करता हूँ दिमाग में कि बस इतना सा करूँगा और ख़त्म करूँगा इसको। अगर जल्दी ख़त्म हो जाएगा तो कुछ और बुक्स को उठा लूँगा। एक मैम काफ़ी थोड़ा लंबा शेड्यूल रख लेता हूँ कि पॉलिटी इसको इसको इतने पेपर्स को मैं इतने दिन में कंप्लीट करूँगा, और इसके बाद मैं ये स्टार्ट करूँगा। तो इस तरीके से मैं चलता था। और क्योंकि मैं पेपर को पढ़ता था, पेपर वाली स्ट्रैटेजी को अप्लाई करता था, तो उस वजह से मैम मेरा टाइम काफ़ी बचा था, टाइम इतना ज़्यादा वेस्ट नहीं हुआ, और उस वजह से मैम तैयारी काफ़ी अच्छी रही। डिस्ट्रैक्शंस नहीं कभी होती थी कि आप ऐसे, तो आपने बताया कि आप एक दिन ब्रेक ले लेते थे, लेकिन कई बार पढ़ते पढ़ते यू गेट बर्न आउट, एग्जॉस्ट हो जाते हो बिल्कुल, क्योंकि हाल आप अपनी माइंड को ही इस्तेमाल कर रहे हो, बार बार फिजिकल इतनी एक्सरसाइज नहीं हो रही, तो बंदा बैठ बैठ के भी तंग आ जाता है। कई बार फिर फ़ोन उठा के कोई छत पे चला गया या बाहर चक्कर लगाने टहलने निकल गए कि थोड़ा एक ब्रेक मिल जाए थोड़ी चीज़ के लिए, वो होता था बीच बीच में? बिल्कुल मैम, बर्नआउट हर एस्पिरेंट को रहता है। कोई भी एस्पिरेंट लगातार 24/7 पढ़ नहीं सकता। मेंस में मैम प्री के लिए मेरी जो एवरेज स्टडी आवर थे वो 7 से 8 रहते थे। मेंस में ऑटोमेटिकली वो चीज़ बढ़ जाती है, क्योंकि आपको पता है, आप उस चीज़ का एनजाइटी को फील कर रहे हो कि आपको चीज़ें जल्दी ख़त्म करनी है। तो मेंस के लिए मैम 9 से 10 घंटे चला जाता था एवरेज टाइम। 9 साढ़े 9 तक ही मैम एवरेज टाइम रहता था। और ये हर एस्पिरेंट, मेरे से ज़्यादा देने वाले भी काफ़ी ज़्यादा एस्पिरेंट होते हैं जो 11-11 घंटे भी पढ़ते हैं। मगर आप
अगर आप 9 घंटे भी पढ़ते हैं तो आपका काम चल सकता है। आपको बस अपना टारगेट कंप्लीट करना है, आपको डेली बेसिस पे रखना है कि आपका कौन सा टारगेट क्या है और कैसे ख़त्म करना है, उसी को फॉलो कीजिए। और अगर मैम बर्नआउट के लिए पंजाबी सॉन्ग्स का रोल आ जाता है, पेरेंट्स का रोल था ज़्यादा। मैम हेडफोन्स लगा के बाइक पे बैठ के मैम मैं रात को चक्कर लगाने जाता था, तो बस मैम मेरा यही रहता था। बीच में कभी ऐसा होता था कि आप अब पढ़ाई कर रहे हैं, मेंस में कर रहे हैं, प्रिपरेशन हो रही है, लेकिन बीच में आप जो है एकदम से चाहते हैं कि अभी ये पोर्शन जो है ये मेरे से अभी नहीं पढ़ा जा रहा, मैं इसको 2 बार ही पढ़ चुका हूँ, लेकिन जब लिखने बैठता हूँ तो मुझे याद ही नहीं आ रहा कि मैंने पढ़ा क्या है। जिस टाइम पे आप पढ़ रहे हैं उस टाइम पे आपको फुल कॉन्फिडेंस है कि ये तो मेरे माइंड में बैठ गया, लेकिन जब आप लिखने बैठे तो वो माइंड से कहीं ना कहीं गायब हो चुका है। हाँ मैम, कभी कभी 1% 2% ये इंसिडेंट्स हमेशा रहते हैं। ये इसका रीज़न यही रहता है कि एस्पिरेंट एनजाइटी लेता है, एनजाइटी को टेंशन में कन्वर्ट कर देता है, और जब टेंशन होती है तो चीज़ें गायब होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो बेटर यही है कि कॉन्फिडेंस रखिए और चीज़ों को अपने दिमाग में बैठने दीजिए। एनजाइटी को टेंशन ना बनने दीजिए, एनजाइटी को पॉजिटिवली यूज़ कीजिए और एनजाइटी को इस तरीके से रखें कि आपकी आउटपुट वो बढ़ा दें। आखिर में इंटरव्यू का रोल आता है और इंटरव्यू ना हो पाना ऐसे होता है कि बस रन लेने ही वाले थे और रन आउट हो गए। तो इंटरव्यू के लिए किस तरीके से प्रिपरेशन की, और ये जो नॉर्मल पढ़ाई है आपकी प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, उससे किस तरीके का डिफरेंस जो है वो आपको करना पड़ता है जब आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि उसमें आपकी पर्सनालिटी चेक होनी है, आपका ओवरऑल जो आपके का आउटलुक है वो चेक होना है, आपका माइंडसेट चेक होना है, और यू हैव टू थिंक ऑन योर फीट। उस टाइम पे तो एग्जाम से भी ज़्यादा, एग्जाम में पता है कि सामने कागज़ ही हैं, इंटरव्यू में सामने लोग हैं, वो अलग तरह की एंग्जाइटी क्रिएट करते हैं। तो इंटरव्यू के लिए किस तरीके से प्रिपेयर किया? मैम इंटरव्यू की जैसे नाम है पर्सनालिटी टेस्ट, तो इसमें आपको पर्सनालिटी बनानी है। मैम एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि पर्सनालिटी से ये मतलब नहीं है कि आपको सुंदर दिखना है, और अगर आपको लगता है कि सुंदर दिखने वालों को मार्क्स मिलते हैं तो प्लीज़ मेरी तरफ देख लीजिए। ह्यूमर अपार्ट, आपको अपनी पर्सनालिटी को शेप करना है, आपको अपनी चीज़ों को, नॉलेज को, एनालिटिकल स्किल्स को प्रॉपरली डायरेक्शन देनी है। आपको अपने बारे में जानना है, अपने पेरेंट्स के बारे में टोटल उसको प्रॉपरली एक्सप्लोर करना है। आपके ज्योग्राफी, आपकी जो रीजन की ज्योग्राफी है, हिस्ट्री, पॉलिटी क्या थी, क्यों हुई, कैसे हुई, आपने इस चीज़ पे ध्यान देना है, ताकि आपसे कोई भी चीज़ जो पूछी जाए आप उसका मतलब एक प्रॉपर वे में आंसर दें विदाउट एनी बायसनेस। तो ये चीज़ रहती है। और मैम ये प्रोसेस ही इस तरीके से है, आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, पर्सनालिटी टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए इतना टाइम नहीं लगता, क्योंकि ये प्रोसेस आगे ही आपकी पर्सनालिटी को काफ़ी शेप कर चुका होता है। कुछ सेटबैक्स, कुछ मोटिवेशंस, कुछ सक्सेसेस, ये सारी इस पर्सनालिटी को बनाते हैं, और एक जो फेलो एस्पिरेंट है जो इंटरव्यू तक पहुंचता है वो इतना काबिल रहता है कि वो आराम से अपना इंटरव्यू अच्छे से दे सके। कभी ऐसा होता है कि जैसे आपको किसी सवाल का जवाब जो आपसे पूछा गया पैनल के द्वारा वो आपको नहीं आता, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो नर्वसनेस में आके गलत जवाब दे देते हैं, कहते हैं ना देने से तो बेहतर है कि कुछ कुछ भी बोल दूं, हो सकता है तुक्का सही निकल आए। तो व्हाट वुड बी द एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी इन केस यू डोंट नो एन आंसर? मैम आंसर ना जानना मतलब यू डोंट हैव नॉलेज अबाउट दैट थिंग, तो मैम ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको ट्रेनिंग में भेजा जाएगा, ट्रेनिंग में आपकी नॉलेज को शेप किया जाएगा, जिस फील्ड में आप होंगे उसके बारे में आपको पूरी प्रॉपर नॉलेज दी जाएगी, किस तरीके से उसको संभालना है, तो इट्स नॉट अ बिग डील। मैं अपने इंटरव्यू की बात करूँ तो मैम स्टार्ट जो मेरी थी काफ़ी लो थी, इतनी हाई नहीं थी कि मैंने उनको स्टार्टिंग में जाते ही इम्प्रेस कर दिया, वो बहुत खुश हो गए मेरे से, या फिर कुछ ऐसी बातें कहीं कि उन्होंने बोला कि नहीं ये ठीक है। हाँ, मेरे पास में कुछ एज था कि मैं ग्रेजुएशन के बाद ही वहाँ पे गया, और ये चीज़ मैम एक चेयर मेंबर ने मेंशन भी की कि यू जस्ट क्वालिफाइड, यू क्रैक फिनिश योर ग्रेजुएशन एंड नाउ यू अपेयर्ड इन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो मैम ये चीज़ उन्होंने की। तो मैम बस ये था कि कुछ लोज आते हैं, मगर एक भी मोमेंट आपके इंटरव्यू को डिसाइड कर सकती है। बस आपके पास प्रॉपर एनालिटिकल माइंड होना चाहिए। जब आप आईएएस ऑफिसर होंगे, आईआरएस होंगे, आईपीएस होंगे, किसी सिचुएशन को मैनेज करेंगे, तो कभी आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि इलेक्शन कमीशन के कितने मेंबर्स हैं, या फिर इस तरीके से कोई क्वेश्चन। आपसे यही होगा कि हाउ टू हैंडल दैट सिचुएशन, वेदर यू कैन हैंडल दैट और नॉट। और अगर आपको जो मेंबर्स हैं ज़्यादा प्रेशर देते हैं, इनिशियली आपको ग्रिल करने की ट्राई करते हैं, तो ये मत सोचिए कि वो आपसे नफरत करते हैं या फिर आपसे कुछ चाहते नहीं हैं, आपको निकालना चाहते हैं। दे माइट बी चेकिंग समथिंग एल्स, दे माइट बी चेकिंग योर प्रेशर हैंडलिंग टेंडेंसीज। तो इसको ध्यान रखिए, एक भी मूवमेंट आपके इंटरव्यू को शेप कर सकती है, और उसी पर ध्यान दीजिए। और मेरा जो इंटरव्यू रहा मैम, वो लो से हाई तक गया, हाई से प्रॉपर हाई मेंटेन नहीं रहा, या हाई से लो आया, लो से हाई गया। स्टार्टिंग में दिक्कत आई, मगर एंड में मैंने कॉन्फिडेंस रखा और चीज़ें मैम सारी अच्छी रही।
मॉक इंटरव्यूज़ देखते थे आप भी यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर जाकर कि किस तरीके से इंटरव्यूज़ हो सकते हैं, क्या किया जाए, या आपने इंटरव्यूज़ के लिए भी स्पेसिफिकली कहीं पर जाके यू ट्रेन फॉर अ वाइल कि ताकि दो पड़ाव तो हो चुके हैं, ये तीसरा भी जो है वो संभल जाना चाहिए? हाँ मैम, ऑनेस्टली मैं बात करूँगा, मैंने ज़रूर ये बात की कि बिना दिल्ली जाए पॉसिबल है ये चीज़। मगर मॉक इंटरव्यूज़ के लिए मैम कहीं ना कहीं आपको दिल्ली से थोड़ा सा कांटेक्ट जो है नज़दीक करना पड़ेगा। मैम मैंने जो कोचिंग थी वो वाजीराम में 3-4 क्लासेस रहती हैं उसकी, ज़्यादा नहीं, सिर्फ जो टॉपिक्स हैं ताकि आपको पता चले कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। वहाँ पे 3-4 दिन बैठा। मॉक इंटरव्यूज़ मैंने दिल्ली में ही दिए, कई इंस्टीट्यूशंस में दिए। और मॉक इंटरव्यूज़ काफ़ी हद तक हेल्प करते हैं, आपकी जो प्रिपरेशन है उसको इजी बनाते हैं। आपको बस इस प्रिपरेशन में यही करना है कि आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करना है, कहाँ से कौन सी प्रोबेबिलिटी बन सकती है कि ये क्वेश्चन आपको आ जाए। तो इसलिए बस ये कीजिए कि दीजिए, हर चीज़ को आउटराइटली एक्सेप्ट या आउटराइटली निगलेक्ट मत कीजिए। हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा लीजिए, अपनी अलग स्ट्रैटेजी बनाइए, उस पर फोकस कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। आखिर में क्या कहना चाहेंगे उन सभी लोगों से हु विल ट्राई कि अब भाई सुचित्रा ने ऐसा किया तो हमको भी एग्जैक्टली ऐसा ही करना है, अगर ये इतने घंटे बैठा है तो हमने भी इतने ही घंटे बैठना है, क्योंकि हर एक एस्पिरेंट डिफरेंट होता है, हर एक का जो पर्सनालिटी है और जो माइंड है वो डिफरेंट होता है। तो व्हाट मैसेज वुड यू गिव टू ऑल दोज एस्पिरेंट्स जो अभी आपको देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और प्लान भी कर रहे हैं भाई ऐसे ऐसे होता है? मैम मेरा बस उनके लिए यही मैसेज रहेगा कि आप बैठिए आराम से, ठंडे दिमाग से बैठ के तैयारी कीजिए, चिल रहिए। अभी जैसे मैम प्रीलिम्स आ रहा है, 10 अक्टूबर को प्रीलिम्स है, तो ज़्यादा चिंता मत कीजिए। जितना आपने पढ़ना था आप पढ़ चुके हैं, इससे ज़्यादा आप पढ़ नहीं पाएंगे। रिवाइज कर सकते हैं, रिवाइज कीजिए, चिल रहिए। मैम ये जो 10 दिन होंगे आने वाले, ये कंपटीशन को नीचे गिरा देंगे, और अगर आप उस कंपटीशन में सस्टेन रहेंगे तो आप लिस्ट में अपना नाम ज़रूर पाएंगे। बस चिल कीजिए, टेंशन मत लीजिए। कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, कोई भी चीज़ आसान नहीं है। बस आप करने वाले होने चाहिए तो हर चीज़, हर राह आसान बन जाता है। आप में हिम्मत हो तो अपने आप आपके रास्ते जो हैं वो खुलते जाते हैं। बस अपने आप पे आपको भरोसा रहना चाहिए। आखिर में दो तीन पंजाबी गाने भी प्लीज सजेस्ट कर दे, क्योंकि लोग कहेंगे अब वो पंजाबी गाने मोटिवेट करते थे, तो वो भी बता दे कौन से गाने करते थे, वो भी सुन लेंगे। मैम एक जो मैं प्रीलिम्स में सुनता था कॉमनली, जो मेरा रिपीट पे था, वो गेम था। कर दी है गल्ला सारी दुनिया ता वेली है, देख जीटी रोड उत्ते किले च हवेली है। मैम ये लाइन थी, ये गेम सॉन्ग की, सिद्धू मूसेवाले की। और मैम एक गाना था परमीश वर्मा का, आम जहे मुंडे ही ना खास बंदे। तो ये गाना था, ये मैं मेंस में काफ़ी सुनता रहा। और मैम इंटरव्यू के लिए तो मैं काफ़ी यही सारे सॉन्ग्स रिपीट पे चलते थे। हरदीप गरेवाल काफ़ी अच्छे सिंगर हैं, बुलंदियाँ सॉन्ग है उनका, ठोकर है, काफ़ी हिट्स दिए उन्होंने इस मोटिवेशनल सॉन्ग्स में। तो आप सुनिए, एंजॉय कीजिए जर्नी को। कभी ऐसे मत रखिए कि बर्डन है। जो भी कुछ होगा अच्छा ही होगा। आज आपके पास नहीं है तो कल ज़रूर होगा। आज मैं हूँ तो शायद कल आप होंगे, मेरे से ज़्यादा ऊपर होंगे। थोड़ा एक मैसेज डोगरी च भी दियो, बड़े सारे ग्रां दे भी लोग सुनने आने। मी अपने भ्राएं गी ते भैनें गी बस इहो आखगा कि दिल नहीं छड्डो, हौसला रखो, तुस करी सकदे हो। फुल टॉस बॉल आनी है, छक्का मारो ते गेम चकाई ओड़ो। स्मैश भी मारो वॉलीबॉल वाले गेम च, जित्थे भी जाओ शैल करो। बस ये रखो कि हौसला रखो, कदे डरेओ नहीं, दिल अपना मजबूत रखो। क्योंकि अज तुंदे कोल केह् पता कुछ है ते कल नहीं होए, और कल है ते अज नहीं होए। बस ये रखो कि कदे ना कदे तुसें मिलना है, और तुसें गी जरूर मिलेगा अगर तुस अपना पूरा जोर बिच झोंकी उड़दे हो। और हर चीज़ आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। अस डोगरे हाँ, अस जम्मू वाले हाँ, जम्मू कश्मीर वाले हाँ, खेतां च कम्म करने आं, ग्राईं लोग हाँ। ते जरूर बेशक खेतां च कम्म कीता या नहीं कीता, साढ़े हौसले जेह्ड़े होंदे ने बड़े मजबूत होंदे ने। देसी दुद्ध पीने आं, गौं दा दुद्ध पीने आं, मंझा दा दुद्ध पीने आं, ते ताइयें असें कम्म भी ज़्यादा करी सकने आं। हर चीज़ प्योर खन्ने आं, कुछ बेही चीज़ नहीं खंदे। रोज़ नवीं सब्जी बनदी ऐ, दौड़ां लान्ने आं, खेल कूद करने आं, कुछ खेढने आं। ग्राएं च वॉलीबॉल दा रवाज है, बैडमिंटन दा रवाज है, क्रिकेट दा बड़ा रवाज है। मैं तो मैम गुंजी बड़ी खेलदा रेहा, जेह्ड़ी पैरा कन्नै खेलदे ने। मैं तो चैंपियन हाँ गुंजी दा। ते मैं हर चीज़ कीती है, तुस भी हर चीज़ करो, मेहनत भी करो, पढ़ो भी, और हौसला नहीं छड्डो, और तुस करी सकदे हो। बहुत बहुत शुक्रिया। ये गुंजी चैंपियन और आईएएस में यूपीएससी के एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 146 लेने वाले सुचित्रा शर्मा है, गांव सलैड से। सारी बातें हमने कोशिश की कि आप लोगों तक पहुंचे, पढ़ाई किस तरीके से करनी है और किस तरीके से खुद को मोटिवेटेड रखना है, ताकि आप भी जिस भी एग्ज़ाम में बैठें उस एग्ज़ाम में एग्ज़ाम से डर कर ना बैठें, बल्कि अपने आप पर विश्वास करके बैठे। एक बार फिर से सुचित्रा, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस आपको। वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स, और हमारे दर्शकों को भी कि आप भी अपने कंग्रेचुलेशंस लिखें।